नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेज के इस YouTube चैनल पर। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहाँ स्वीकार नहीं। साथियों, आज हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वो राजस्थान के स्वाभिमान के सिरमौर मेवाड़ की धरती के वीर पुत्र और मातृभूमि रक्षा युद्ध जिसने सर्वोच्च बलिदान दिया, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, आज का वीडियो यदि आपने अंत तक देखा तो मैं आपसे दो बात का वादा करता हूं कि आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन महाराणा प्रताप से संबंधित गलत नहीं होगा। और दूसरी बात, वीडियो के अंत तक आपकी धमनियों में बहता हुआ रक्त प्रवाह तेज हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में आप सभी तैयार हो? द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक डाला जाए, राणा का तू वंशज है, फैक्ट जहां तक बाला जाए। चलिए साथियों, आगाज करते हैं आज के टॉपिक का, महाराणा प्रताप। प्रताप के बारे में साथियों हम व्यवस्थित रूप से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे इनका कार्यकाल यानी शासनकाल कितना रहा, उसके बाद में इनका जन्म काल, और उसके बाद में माता का नाम, पिता का नाम और पत्नी का नाम। इस प्रकार हम व्यवस्थित रूप से शुरू करते हैं, तो साथ साथ नोट करते रहिएगा साथियों। सबसे पहले इनका शासनकाल या कार्यकाल, शासन काल, तो इनका शासनकाल रहा था साथियों 1572 से लगा करके 1597 तक। 1572 से लगा करके 1597 तक। साथियों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि महाराणा प्रताप का कार्यकाल लगभग कितने वर्ष तक रहा था, तो 1572 से 1597 तक, यानी 25 वर्ष तक रहा था। तो यहाँ पर नोट कीजिए साथियों, 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक। ये साथियों आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है साथियों। क्रमवार हम शुरू कर रहे हैं साथियों। सबसे पहले इनका शासनकाल 1572 से लगा करके 1597 तक। नंबर अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है साथियों इनके अंदर कि इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म ध्यान रखना आपको साथियों। जन्म हुआ था साथियों 9 मई 1540 के अंदर इनका जन्म हुआ। तो नोट कीजिए, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ। और तिथि भी पूछी जा चुकी है, इसलिए आपको तिथि भी ध्यान रखनी है। तो तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। तिथि भी साथियों आपको साथ साथ ध्यान रखनी है, यानी कि 9 मई 1540 ईस्वी सन के अंदर यदि पूछे जन्म तो 9 मई 1540 को, और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि हो जाएगी साथियों। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि विक्रम संवत भी ध्यान रखना है, यानी कि विक्रम संवत साथियों यहाँ पर एक बेसिक ध्यान रखना आपको बात कि विक्रम संवत है जो ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलते हैं। तो विक्रम संवत हो जाएगा आपका, विक्रम संवत 1540 के अंदर 57 जोड़ेंगे तो 1597 विक्रम संवत के अंदर इनका जन्म होता है साथियों। तो इनके साथ साथ मृत्यु भी देख लेते हैं ताकि हमें इनका जीवन काल पता चल जाएगा। तो इनकी मृत्यु साथियों नोट कीजिए, इनकी मृत्यु हुई थी, मैं अंत में लाइन लिखवा दूंगा साथियों कि धनुष पड़तिल तक चढ़ाते समय 19 फरवरी 1597 ईस्वी को साथियों, 1597 ईस्वी को इतिहास का एकमात्र शासक जिनका जन्म विक्रम संवत 1597 और मृत्यु ईस्वी सन 1597 के अंदर हुई थी। साथियों, ये चीज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इतिहास का एकमात्र शासक महाराणा प्रताप जिनका जन्म विक्रम संवत 1597 और मृत्यु ईस्वी सन 1597 हुई थी। तो यहाँ तक नोट कीजिए साथियों, फिर आगे चलते हैं। फिर इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों आगे चलते हैं। इसके बाद में साथियों आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना कि इनका पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम आगे नोट कीजिए आप। पिताजी का नाम हो जाएगा, आप सभी जानते हैं महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम उदय सिंह जी। और इनकी माताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम हो जाएगा साथियों जयवंता बाई। पिताजी का नाम उदय सिंह और माताजी का नाम जयवंता बाई। और जयवंता बाई कौन थी साथियों, शिरोई के एक शासक थे जिनका नाम अखीराज सोनग्रा, उनकी पुत्री थी जयवंता बाई। यानी कि आप लिखो शिरोई
शिरड के शासक थे जिनका नाम था अखेराज सोनग्रा। अखेराज सोनग्रा, सोनग्रा की पुत्री थी साध्या। शिरड के अखेराज सोनग्रा की पुत्री कौन थी? जयवंताबाई, जो महाराणा प्रताप के माता जी थे। और जयवंताबाई पर तो कुछ पंक्तियां साथियों मैं आपको बता देता हूं, जो जिन्होंने महाराणा प्रताप ने इनकी कोख से जन्म लेकर इनको धन्य कर दिया था। कुछ इस प्रकार पंक्तियां साथियों जयवंताबाई के बारे में कि राजस्थानी माटी पर जब स्वाभिमान का शरण हुआ, ऐसे भीषण कालखंड में राणा का अवतरण हुआ, उसकी रग रग में यानी महाराणा प्रताप के उसकी रग रग में बप्पा रावल का स्वर्णिम बहता था और स्वाभिमान से समझौता जो एक घड़ी न सहता था। सूर्यवंश का सूर्य उसे मेवाड़ी झंझन कहता था और मातृभूमि रक्षा हित जिसने मरने को तत्पर रहता था और अपनी पगड़ी का सौदा जो अकबर से न कर पाया और स्वाभिमान रक्षा हित जिसने शीश कटाना सिखलाया और अपने तन को स्वाभिमान की मूर्त में डाला था, अपने तन को स्वाभिमान की मूर्त में डाला था और जयवंता की कोख को उसने धन्य धन्य कर डाला था। जयवंता की कोख को उसने धन्य धन्य कर डाला था। तो साथियों जयवंता के बारे में कुछ इस प्रकार पंक्तियां थी। आगे देखते हैं साथियों इनकी पत्नी का नाम। इनकी पत्नी का नाम और पत्नी का नाम था साथियों, मुख्य पत्नी थी ये सबसे बड़ी जिसका नाम था आपके अजबदेव पवार। अजबदेव पवार इनकी मुख्य रानी का नाम क्या था? अजबदेव पवार था। उसके बाद में साथियों आपको ध्यान रखना है अगला पॉइंट वो ये कि इनके बचपन का नाम। साथियों क्रम में हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है इनके बचपन का नाम। बचपन का नाम था साथियों महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका। कीका किस मेवाड़ शासक के बचपन का नाम था? तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था। और कीका वास्तव में किसको कहा जाता है? भील समाज के अंदर छोटे बालक को कीका कहा जाता है साथियों। तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि भील समाज के अंदर छोटे बालक को कहा जाता है, छोटे बालक को कहा जाता है। यानी भील समाज के अंदर छोटे बालक को कीका के नाम से जाना जाता है और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। इसके अलावा साथियों राजस्थान इतिहास के जनक किनको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड। उन्होंने भी इसको एक संज्ञा दी थी जिनको कहा जाता है मेवाड़ केसरी। इसका अन्य नाम है साथियों मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी किन्होंने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था साथियों। कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा प्रताप को किस नाम की संज्ञा दी थी? मेवाड़ केसरी के नाम से संज्ञा दी थी। यहां तक साथियों आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे पढ़ते हैं साथियों इनके राज्याभिषेक के बारे में। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हैं साथियों यानी कर्नल जेम्स टॉड ने इसे किस नाम की संज्ञा दी? मेवाड़ केसरी के नाम से संज्ञा दी। आगे देखते हैं साथियों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस प्रकार हुआ। तो अगला पॉइंट लगाइए राज्याभिषेक की घटना साथियों कुछ इस प्रकार है कि राज्याभिषेक इनसे पहले कौन शासक हुए थे? उदय सिंह जी। इनके पिताजी का नाम उदय सिंह जी मैंने अभी बताया था। उदय सिंह जी ने अपनी रानी भटियाणी के कहने पर और जिनका मूल नाम था धीरबाई के कहने पर उसके पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन साथियों ये सर्वसम्मति के साथ नहीं हुआ था। इस कारण अखेराज सोनग्रा ने महाराणा प्रताप का एक बार अलग से राज्याभिषेक किया गोगुंदा के अंदर। वो नोट कर लेते हैं। तो उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित किया साथियों। पहले जगमाल को घोषित किया और ये किसके कहने पर किया? तो वो आपके रानी भटियाणी के कहने पर। रानी भटियाणी के कहने पर और रानी भटियाणी का मूल नाम क्या था? तो वो आपके था धीरबाई। रानी भटियाणी के कहने पर उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित कर दिया और किसके कहने पर? रानी भटियाणी के कहने पर। उसके बाद में ये सर्वसम्मति के साथ उत्तराधिकारी को घोषित नहीं किया गया था। इस कारण वो अखेराज सोनग्रा, अभी मैंने बताया था जयवंताबाई के पिताजी अखेराज सोनग्रा ने साथ नोट कीजिए साथ अखेराज सोनग्रा ने
अकेला सोनग्रा ने पंडित कृष्णदास के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? पंडित कृष्णदास के नेतृत्व में, कृष्णदास के नेतृत्व में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी, साथ ही ध्यान रखना 28 फरवरी 1572 को, 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया। और उस समय आयु कितनी हो गई साथियों? 1540 के अंदर मैंने बताया था महाराणा प्रताप का जन्म, और 1572 के अंदर इनका राज्याभिषेक, यानी कि 32 वर्ष की आयु के अंदर इनका राज्याभिषेक। और राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? गोगुंदा के अंदर। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? तो गोगुंदा के अंदर। इंपॉर्टेंट लगा करके नोट कर लेना साथियों। राज्याभिषेक कहां पर हुआ? गोगुंदा के अंदर। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहां पर हुआ? तो गोगुंदा के अंदर। उसके बाद में साथियों विधिवत रूप से इनका राज्याभिषेक हुआ था, वो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था रावचंद्र सेन के नेतृत्व में। अगला देखिए साथियों, अगला पॉइंट लिखिए साथियों आप इसके अंदर कि इनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक, इनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक, विधिवत रूप से राज्याभिषेक विधिवत रूप से कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ के अंदर हुआ, कुंभलगढ़ के अंदर हुआ। और ये किसके नेतृत्व में हुआ साथियों? ये रावचंद्र सेन के नेतृत्व में, रावचंद्र सेन के नेतृत्व में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और ये जो घटना थी ना साथियों कि जो उदय सिंह ने जगमान को घोषित कर दिया, लेकिन अकेला सोनग्रा ने पंडित कृष्णदास के नेतृत्व में गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करवाया। ये घटना साथियों महलों की क्रांति के नाम से जानी जाती है। राजपूताना के इतिहास के अंदर महलों की क्रांति का संबंध किस वंश से है? तो मेवाड़ वंश से। और किस शासक के समय? महाराणा प्रताप के समय। महलों की क्रांति साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महलों की क्रांति। महलों की क्रांति का संबंध महाराणा प्रताप से और मेवाड़ राजवंश से। यहां तक आप नोट कर लीजिए साथियों, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। ले लिया होगा साथियों आपने स्क्रीनशॉट, इसके आगे देखते हैं। जब साथियों महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक हो गया, तो यहाँ से जगमान इनका जो भाई था वो नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया साथियों। तो यहाँ से अगला पॉइंट लिखो साथियों, जगमान नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया। जगमान नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया, अकबर की शरण में चला गया, शरण में चला गया। तो अकबर इस बात से खुश होकर साथियों कि अपने भाई के साथ न रहकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, जगमान से खुश होकर उस समय अकबर ने सिरोही की जागीर प्रदान कर दी। तो अगला पॉइंट नोट कीजिए साथियों, अकबर ने सिरोही की जागीर प्रदान कर दी। और किसको की? जगमान को। अकबर ने जगमान को सिरोही की जागीर प्रदान की। लेकिन साथियों कुछ समय बाद सिरोही का एक शासक था जिसका नाम था देवड़ा सुल्तान, उसने इसको दातानी के युद्ध में पराजित करके इसकी कहानी खत्म कर दी, यानी कि सिरोही का जागीर प्रदान कर दी। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, अकबर ने जगमान को किस प्रगने की जागीर प्रदान की या कहां की जागीर? तो सिरोही की। लेकिन यहाँ का शासक था जिनका नाम था देवड़ा सुल्तान, देवड़ा सुल्तान साथियों ये शासक हुआ था। इनके और जगमान के मध्य एक युद्ध हुआ था जिनका नाम था दातानी का युद्ध, दातानी का युद्ध। और दातानी का युद्ध साथियों ये कब हुआ था? 1583 के अंदर। सन याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पूछा जा चुका क्वेश्चन है साथियों कि दातानी का युद्ध कब हुआ? 1583 के अंदर। किनके मध्य? देवड़ा सुल्तान और जगमान के मध्य। इसके अंदर विजय कौन हुआ? देवड़ा सुल्तान। और पराजित हुआ जगमान। यानी कि दातानी के युद्ध के अंदर 1583 में देवड़ा सुल्तान ने जगमान को पराजित किया। कहानी इस प्रकार है साथियों। तो और यहाँ पर जगमान की कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद में साथियों अगला पॉइंट हम लिखते हैं, एक घटना आती है साथियों जिनका नाम है नागौर दरबार। और नागौर दरबार की घटना इंपॉर्टेंट है साथियों, क्वेश्चन इसके अंदर राजस्थान के सभी एग्जामों में लगभग क्वेश्चन पूछा गया है कि नागौर दरबार का आयोजन साथियों सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन आता कि नागौर दरबार का आयोजन किस मुगल शासक ने किया? तो अकबर ने किया। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए, अकबर ने किया साथियों।
इसका आयोजन किसने किया? नागौर दरबार का अकबर ने किया। और कब किया साथियों? 1570 के अंदर। 1570 के अंदर नागौर दरबार का आयोजन करने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था। कब किया? 1570 के अंदर। उसके बाद में अगला पॉइंट ध्यान रखना, इसके आयोजन करने का उद्देश्य साथियों था कि राजपूताना के जितने भी शासक हैं उनको अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था। और इस समय साथियों महाराणा प्रताप ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की, स्वीकार नहीं की। राजपूताना के अंदर मुख्य रूप से दो ही शासक थे जिन्होंने अधीनता नहीं स्वीकार की, बाकी लगभग सभी शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली। एक तो महाराणा प्रताप था और दूसरा महाराणा प्रताप का अग्रगामी मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कौन? राव चंद्रशाही। बिल्कुल सही बताया आपने। महाराणा प्रताप ने जब अधीनता स्वीकार नहीं की तो अकबर ने इनको समझाने हेतु 4 शिष्टमंडल भेजे। वो क्रम भाई आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों क्रमानुसार। तो महाराणा प्रताप को समझाने हेतु 4 दूत भेजे साथियों, और क्रमानुसार आपको ध्यान रखना है, जिनको 4 दूत को शिष्टमंडल भी कहा जाता है। पोस्ट में आप लिख दो 4 शिष्टमंडल भेजे और क्रमानुसार आपको ध्यान रखना है। और इनकी ट्रिक हो जाएगी साथियों जमा बटो। ये ट्रिक है साथियों कि महाराणा प्रताप को समझाने हेतु अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे, क्रम वही जमा बटो। ज से हो जाएगा साथियों जलाल खान। और इनको कब भेजा गया था? वो भेजा गया था अगस्त 1572 को भेजा गया था। और उसके बाद में मां से हो जाएगा मान सिंह। और मान सिंह को कब भेजा गया था साथियों? इनको ध्यान रखना जून 1573 को भेजा गया था। और ब से हो जाएगा साथियों आपके भगवान दास। मान सिंह और भगवान दास कौन थे? जयपुर के कच्छावा शासक भगवान दास। और भगवान दास को कब भेजा गया साथियों? सितंबर 1573 को भेजा गया। और टो से ध्यान रखना टोडरमल को कब भेजा गया था साथियों? दिसंबर 1573 को भेजा गया था। ये क्रम आपको ध्यान रखना है साथियों कि सबसे पहले जलाल खां को भेजा गया था अगस्त 1572 के अंदर, जून 1573 के अंदर मान सिंह और भगवान दास को सितंबर 1573 के अंदर और टोडरमल को दिसंबर 1573 के अंदर। ये नोट कीजिए साथियों। इसके बाद में आगे देखते हैं। ये नोट कर लिया होगा साथियों, आगे देखते हैं साथियों। इस प्रकार जब इनको समझाने के लिए भेजा लेकिन महाराणा ने इनकी बात नहीं मानी। और एक घटना आती है साथियों कि जब मान सिंह समझाने गया, अगला पॉइंट लिखिए साथियों, जब मान सिंह जून 1573 को जब मान सिंह समझाने गया, मान सिंह जब महाराणा को समझाने गया उस समय की साथियों एक घटना है कि मान सिंह को उस समय साथियों उदय सागर झील के पास ठहराया गया। मेवाड़ की ओर से, महाराणा की ओर से उदय सागर झील के पास ठहराया गया। उदय सागर झील के पास ठहराया गया साथियों। ये ध्यान रखना साथियों। जब मान सिंह जून 1573 के अंदर दूसरे शिष्टमंडल के रूप में महाराणा को समझाने गया उस समय इनको कहां पर रोका गया या कहां पर ठहराया गया? उदय सागर झील के पास। और उस समय साथियों महाराणा प्रताप स्वयं न आकर उस समय अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया था। अमर सिंह को साथियों मान सिंह से मिलने के लिए भेज दिया। और घटना कुछ यूं थी साथियों कि अमर सिंह और मान सिंह दोनों जब मिले और मान सिंह ने जब अमर सिंह को महाराणा का नहीं आने का कारण पूछा तब अमर सिंह ने कहा कि महाराणा का सरदर्द हो रहा है, महाराणा का सिरदर्द हो रहा है। नहीं आने का कारण पूछा जब मान सिंह ने कि महाराणा प्रताप स्वयं क्यों नहीं आए, तो अमर सिंह ने कहा कि महाराणा का सिरदर्द हो रहा है। तब उन्होंने क्रोधित होकर मान सिंह ने कहा कि महाराणा का सिरदर्द ठीक करने जल्द आऊंगा साथियों। ये कहकर मान सिंह सीधा यहाँ से कहां पर चला गया, ये ध्यान रखना साथियों। मान सिंह यहाँ से सीधा मैगजीन दुर्ग, ये कहां पर पड़ता है? अजमेर के अंदर।
मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर चला गया और यहाँ पर साथियों एक युद्ध की रणनीति तैयार की गई जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति किस दुर्ग के अंदर तैयार की गई? तो मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर तैयार की गई। तो मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर युद्ध की रणनीति, हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति तैयार की गई। हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति तैयार की गई। युद्ध की रणनीति तैयार की गई। रणनीति कहां पर तैयार की गई? मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर साथियों। ये अब तक आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद में आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति तैयार कर ली। उसके बाद में साथियों यह अप्रैल मानसिंह अप्रैल 1576 को साथियों हल्दी घाटी युद्ध के लिए रवाना हो जाता है। और यहाँ से दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों कि जब हल्दी घाटी युद्ध के लिए रवाना होता है तो इन्होंने पहला पड़ाव कहां पर डाला था? तो पहला पड़ाव नोट कीजिए साथियों, इन्होंने पहला पड़ाव कहां पर डाला था? तो इन्होंने पहला पड़ाव मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर डाला। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर डाला था। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर डाला। मानसिंह हल्दी घाटी युद्ध के लिए जा रहा था, उस समय पहला पड़ाव कहां पर डाला था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। और दूसरा पड़ाव कहां पर डाला था साथियों? यह भी इंपोर्टेंट, दूसरा पड़ाव मोलेला राजसमंद। मोलेला राजसमंद। और मोलेला साथियों आप हस्तकला के अंदर और पढ़ेंगे। टेरिकोटा कहां का प्रसिद्ध है? मोलेला खमनोर राजसमंद का प्रसिद्ध है। तो दूसरा पड़ाव यहाँ पर डाला था। और उस समय महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर थे और ये भी हल्दी घाटी युद्ध के लिए रवाना हो गए। खमनोर की पहाड़ियों से होते हुए हल्दी घाटी के लिए रवाना हो गए। यहाँ तक साथियों आपको समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद में साथियों राजस्थान या हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर एक नया अध्याय लिखा गया, हल्दी घाटी का युद्ध। आगे हम वो पढ़ते हैं साथियों, यहाँ तक नोट कर लो साथियों। अगली हेडिंग लगे साथियों हल्दी घाटी का युद्ध। इसके अंदर मुगल सेना के अंदर कौन थे और महाराणा की सेना के अंदर कौन थे, इनके बारे में पढ़ते हैं साथियों। लिखिए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है साथियों? हल्दी घाटी का युद्ध तो ये होता है साथियों जून 1576 को। ध्यान रखना साथियों, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। बीएसटीसी बीएड इनके अंदर सर्वाधिक पूछा गया है साथियों। डेट के अंदर जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है साथियों। और डेट से संबंधित दो मत है साथियों, एक 18 जून और एक 21 जून। ये दोनों किसने बताया था? 18 जून बताने वाला साथियों कर्नल जेम्स टॉड था, कर्नल जेम्स टॉड। और 21 जून बताने वाला था साथियों पंडित गोपीनाथ शर्मा। पंडित गोपीनाथ शर्मा। पंडित गोपीनाथ शर्मा। ये दो मत ध्यान रखना साथियों। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध बताने वाला कर्नल जेम्स टॉड था, जबकि 21 जून बताने वाला पंडित गोपीनाथ शर्मा था साथियों। ये दो मत पता चल गए। इसके बाद में इन दोनों की सेनाओं के बारे में देखते हैं साथियों कि इन दोनों की सेना के अंदर कौन कौन था। एक तरफ साथियों, एक तरफ मानसिंह की सेना, एक तरफ मानसिंह की सेना और दूसरी तरफ महाराणा की सेना। दूसरी तरफ महाराणा की सेना। मानसिंह साथियों सेना के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो आगे का भाग और एक पीछे का भाग। आगे के भाग को उस समय साथियों हरावल सेना के नाम से जानते थे और पश्चिम भाग को चंदावत सेना के नाम से जानते हैं साथियों। तो यहाँ पर लिखिए साथियों हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में साथियों। मानसिंह की सेना के अंदर हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? तो तीन व्यक्ति थे जिन्होंने मानसिंह की हरावल सेना का नेतृत्व किया था। नंबर 1 सैयद खान, नंबर दूसरा आसफ खान और नंबर तीसरा था आपके जगन्नाथ कच्छावा। ये तीन थे साथियों, जगन्नाथ कच्छावा। मानसिंह की हरावल सेना का नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे? तीन व्यक्ति थे, सैयद खान, आसफ खान और जगन्नाथ कच्छावा। ये तीन व्यक्ति हो गए। और इनकी चंदावत सेना का नेतृत्व किसने किया साथियों? चंदावत यानी कि सेना का पश्चिम भाग, चंदावत सेना का नेतृत्व करने वाला मियतर खान। ये नाम ध्यान रखना साथियों, मियतर खान ने साथियों
मान सिंह की पश्च सेना का नेतृत्व किया या चंदावर सेना का नेतृत्व किया था। उसके बाद में साथ एक चीज ध्यान रखना, मान सिंह खुद किस हाथी पर सवार था? मान सिंह खुद मर्दाना हाथी पर सवार था, मर्दाना हाथी पर सवार था। ये ध्यान रखना साथी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर मान सिंह किस हाथी पर सवार था? तो मर्दाना हाथी पर सवार था। और इस समय साथियों मान सिंह के साथ एक इतिहासकार था जिनका नाम था बदायूनी। बदायूनी एक ऐसा इतिहासकार था साथियों जिसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी। वो कौन था साथियों? बदायूनी। तो साथियों इस समय हल्दी घाटी युद्ध के अंदर मान सिंह के साथ कौन सा इतिहासकार था? तो बदायूनी। ये भी नोट कर लेना साथियों, बदायूनी इतिहासकार मान सिंह के साथ था। इधर महाराणा की सेना के अंदर हरावल बाग का नेतृत्व करने वाला कौन था साथियों? तो हकीम खां सूरी था। और इनकी चंदावर सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो चंदावर सेना का नेतृत्व करने वाला था राणा पूंजा। यह साथी ध्यान रखना, महाराणा की चंदावर सेना का नेतृत्व किसने किया था? राणा पूंजा। और हरावल सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया था। हकीम खां सूरी महाराणा की सेना का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, हकीम खां सूरी। और राणा पूंजा के बारे में दो बातें ध्यान रखनी मुख्य रूप से। एकमात्र वीर था साथियों इनकी सेना के अंदर जिनको राणा लगाने की इजाजत किसने दी थी? महाराणा प्रताप ने साथियों। राणा पूंजा को राणा लगाने की इजाजत महाराणा प्रताप ने दी थी साथियों। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। और एक साथ फर्स्ट पेज के अंदर राणा पूंजा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि राणा पूंजा कहाँ का निवासी था? तो पुनका गांव का निवासी था, पुनका गांव का निवासी था। ये ध्यान रखना साथियों, इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में साथियों महाराणा प्रताप खुद किस घोड़े पर सवार थे? चेतक पर सवार थे साथियों, चेतक पर। और चेतक के बारे में दो क्वेश्चन ध्यान रखना। नंबर 1 ध्यान रखना है कि चेतक किस नस्ल का घोड़ा था साथियों। नंबर 1 ध्यान रखना है आपको कि चेतक किस नस्ल का घोड़ा था? तो काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था, काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। और नंबर 2 ध्यान रखना है कि चेतक का स्मारक कहाँ पर है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि चेतक का स्मारक कहाँ पर है? तो बलीचा राजसमंद के अंदर, बलीचा राजसमंद के अंदर चेतक का स्मारक है। और हकीम खां सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपके खमनोर राजसमंद के अंदर, खमनोर राजसमंद के अंदर। हकीम खां सूरी का मकबरा कहाँ पर है साथियों? तो खमनोर राजसमंद के अंदर। और चेतक का स्मारक कहाँ पर है? बलीचा राजसमंद के अंदर। ये साथियों सैन्य बल था दोनों का साथियों। और अगली बात हमने लिखनी है साथियों हल्दी घाटी के बारे में साथियों कि हल्दी घाटी युद्ध से पहले हाथियों के मध्य युद्ध हुआ था। और मुगल सेना के अंदर कौन कौन से हाथी थे और महाराणा की सेना के अंदर कौन कौन से हाथी थे, वो एक बार देख लेते हैं साथियों। और हल्दी घाटी का युद्ध साथियों बहुत ही भीषण युद्ध था। और हल्दी घाटी के बारे में कहा गया है साथियों कि राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती मेवाड़ी माटी से, राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती मेवाड़ी माटी से। स्वाभिमान क्या होता है? पूछो हल्दी घाटी से। स्वाभिमान क्या होता है? पूछो हल्दी घाटी से। तो ये नोट करो साथियों, आगे देखते हैं इसके बाद में। ये आपने नोट कर लिया होगा साथियों। आगे देखो मुगल सेना के अंदर कौन कौन से हाथी थे? तो मुगल सेना के अंदर हाथियों के नाम थे। नंबर 1 तो था मुगल सेना के अंदर गजराज। और दूसरा था आपके जगमुक्ता। साथियों हल्दी घाटी युद्ध से पहले इन हाथियों के मध्य लड़े हुए थे। गजराज और जगमुक्ता हाथी मुगल सेना के अंदर थे, यानी मान सिंह की सेना के अंदर। जबकि महाराणा की सेना के अंदर जो हाथी थे उनका नाम था लूणा और रामप्रसाद हाथी। ये हाथी साथियों महाराणा की सेना के अंदर। और बताया जाता है साथियों कि अकबर ने रामप्रसाद हाथी के महावत को गोली मारकर रामप्रसाद हाथी को अपनी सेना के अंदर मिला लिया। और बाद में रामप्रसाद हाथी का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया साथियों, पीर प्रसाद रख दिया साथियों। ये ध्यान रखना साथियों, रामप्रसाद हाथी का नाम बदलकर
पीर प्रसाद रख दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अकबर की बंदूक का नाम क्या था साथियों? अकबर की बंदूक का नाम क्या था? तो संग्राम। ये भी ध्यान रखना साथियों, अकबर की बंदूक का नाम क्या था? संग्राम था। और किस हाथी का नाम बदलकर पीर प्रसाद किया गया? राम प्रसाद। ये महाराणा की सेना का था। यहां तक नोट कर लो साथियों, ये भी नोट कर लो। इसके बाद में साथियों हल्दीघाटी युद्ध के बाद में साथियों महाराणा प्रताप कोलियारी गांव चले गए थे साथियों। ध्यान रखना, कोलियारी गांव के अंदर महाराणा प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का उपचार करवाया था। तो आगे लिखते हैं साथियों, ये नोट कर लिया होगा आपने साथियों। उसके बाद हल्दीघाटी युद्ध के बाद कोलियारी गांव के अंदर शरण ली थी साथियों। कोलियारी गांव के अंदर शरण ली थी और यहाँ पर घायल सैनिकों का, कोलियारी गांव उदयपुर के अंदर पड़ता है साथियों, और यहाँ पर घायल सैनिकों का उपचार करवाया था। घायल सैनिकों का उपचार करवाया था और यहाँ पर ठहरे थे साथियों कोलियारी गांव। इसके बाद में साथियों अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि हल्दीघाटी युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग संज्ञा दी। जैसे बदायूंनी ने हल्दीघाटी युद्ध को क्या कहा साथियों? बदायूंनी ने कहा कि ये गोगुंदा का युद्ध है, गोगुंदा का युद्ध है। ये इंपोर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। एक तरफ इतिहास का और एक तरफ संज्ञा, यानी कि इसे क्या कहा? बदायूंनी ने कहा था साथियों गोगुंदा का युद्ध। नंबर 2 पर आपको ध्यान रखना है, कर्नल टोड ने क्या कहा था? कर्नल टोड ने कहा था इसे मेवाड़ का थर्मोपली। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगाकर लिखना साथियों, पूछा जा चुका है। मेवाड़ का थर्मोपली किसे कहा गया है? हल्दीघाटी युद्ध को। और नंबर 3 पर आपको ध्यान रखना है अबुल फजल ने क्या कहा था इनको साथियों? हल्दीघाटी युद्ध को इसने कहा था कि खमनोर का युद्ध बताया। और नंबर 4 पर आपको ध्यान रखना है साथियों, और वो असफ खान ने कहा था कि ये जियाद का युद्ध है। जियाद यानी धर्म का युद्ध है। जियाद का युद्ध कहने वाला कौन था साथियों? असफ खान। और इसके अलावा एक नंबर 5 पर आपको ध्यान रखना है, पंडित गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा था? पंडित गोपीनाथ शर्मा ने कहा था साथियों कि यह अनिर्णित युद्ध है। और नंबर 6 पर आपको ध्यान रखना है, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर GH ओझा, गौरीशंकर ओझा ने कहा था साथियों इसे गांवों का युद्ध। गौरीशंकर ओझा ने कहा था गांवों का युद्ध कहा था। तो ये साथियों ध्यान रखना। ये एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, और पूछा भी गया कि हल्दीघाटी युद्ध को बदायूंनी ने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। कर्नल टोड ने क्या कहा था? मेवाड़ का थर्मोपली। इंपोर्टेंट है। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था और असफ खान ने जियाद का युद्ध कहा था। ये नोट कर लिया होगा साथियों। आगे देखते हैं साथियों। उसके बाद में साथियों आपको ध्यान रखना है, हल्दीघाटी युद्ध की कहानी इस प्रकार थी। और अगला हेडिंग लगाइए साथियों कि अकबर ने इस युद्ध के बाद साथियों कुंभलगढ़ पर भी आक्रमण के लिए क्रमानुसार अभियान भेजे थे। इसके अंदर अकबर ने, नोट करते रहिए साथ, अकबर ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण के लिए अभियान भेजे थे। और अभियान कौन से? 5 अभियान भेजे थे साथियों। और अभियान प्रथम लगातार 3 बार साथियों, प्रथम 3 बार तो भेजे थे साथियों आसफ खां के नेतृत्व में। और चौथी बार भेजा था साथियों खान अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में, और 5वीं बार भेजा था साथियों, और लास्ट बार भेजा था जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में। यहाँ पर जगन्नाथ कछावा के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना साथियों कि जगन्नाथ कछावा की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? तो 32 खंभों की छतरी है। और कहाँ पर है साथियों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर 32 खंभों की छतरी है। और है कहाँ पर? ये आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। ये चीज ध्यान रखना साथियों।
अकबर ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए अभियान भेजे थे और प्रथम 3 बार तो अशरफ खान के नेतृत्व में, चौथी बार खान अब्दुल रहीम खान के और 5वीं बार जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में अभियान भेजे थे। और जगन्नाथ कछावा की छतरी 32 कुंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद में साथियों आपको ध्यान रखना एक युद्ध और दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध। और दिवेर का युद्ध साथियों ये होता है आपके 1582 अक्टूबर 1582 के अंदर होता है। और ये किन किन के मध्य होता है साथियों? महाराणा प्रताप की ओर से तो होता है अमर सिंह और मुगल सेना की ओर से होता है अकबर का चाचा सुल्तान खान। तो दिवेर का युद्ध होता है साथियों, एक तरफ अमर सिंह और दूसरी तरफ होता है चाचा सुल्तान खान। अकबर का चाचा का नाम है सुल्तान खान। इन दोनों के मध्य होता है साथियों। और इसके अंदर अमर सिंह की विजय होती है और चाचा सुल्तान को पराजित कर देता है अमर सिंह और ये युद्ध जीत लेता है। और दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने किस नाम से जाना था? मेवाड़ का मैराथन की उपाधि दी थी साथियों। मेवाड़ के मैराथन की उपाधि दिवेर के युद्ध को और मेवाड़ का थर्मोपली किसे कहा था? हल्दी घाटी युद्ध को। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आगे देखिए साथियों, ये नोट कर लिया होगा। दिवेर का युद्ध 1582 अमर सिंह और चाचा सुल्तान के मध्य कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। आगे देखते हैं साथियों, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है साथियों कि महाराणा प्रताप और भामाशाह की भेंट कहां पर हुई थी? तो वो हुई थी आपके साथियों चूलिया ग्राम के अंदर। महाराणा प्रताप एक पॉइंट ध्यान रखना साथियों आपको कि जब उस समय कोलियरी गांव के अंदर रुके थे, उस समय मेवाड़ की राजधानी अस्थायी रूप से आवरगढ़ को बनाया था। तो वहां पर नोट लगाकर लिख लेना साथियों, आप पीछे नोट लगाकर कि जब कोलियरी गांव के अंदर रुके थे तो अस्थायी राजधानी आवरगढ़ को बनाया था। और राजधानियों का क्रम में आपको लास्ट में लिखवा दूंगा साथियों। महाराणा प्रताप और भामाशाह की भेंट कहां पर हुई थी साथियों? तो वो हुई थी आपके चूलिया ग्राम के अंदर हुई थी। और भामाशाह ने अपना सारा धन महाराणा प्रताप को दे दिया था और लगभग वो धनराशि बताई जाती है लगभग 20,000 सोने की असरपियां, 20,000 सोने की असरपियां और 25,000 यानी 25 लाख रुपए ये धनराशि दी गई भामाशाह की ओर से महाराणा प्रताप को। ये ध्यान रखना साथियों कि महाराणा प्रताप और भामाशाह की भेंट कहां पर हुई? चूलिया ग्राम के अंदर। और 20,000 सोने की असरपियां और 25 लाख रुपए दिए थे। ये इतनी मात्रा में धनराशि थी कि उस समय साथियों लगभग बताया जाता है कि 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों का जीवन यापन हो सकता था। ये चीज ध्यान रखनी है साथियों। इन दोनों की भेंट होगी और उनके बाद में महाराणा प्रताप साथियों हल्दी घाटी युद्ध के बाद साथियों महाराणा प्रताप ने महलों को त्याग कर जंगलों में निवास करने लगे थे साथियों। उसके बाद में साथियों महाराणा प्रताप ने महलों का त्याग कर दिया, महलों का त्याग कर दिया था और जंगलों की ओर रवाना हो गए साथियों, जंगलों की ओर रवाना हो गए। और एक रोज की बात है साथियों कि जब भूख से बिलखते अमर सिंह को जब उन्होंने घास की रोटी बनाकर दी थी साथियों, और जब वो ज्यों ही महाराणा प्रताप इन्होंने रोटी दी और अमर सिंह खाने लगा तो जंगली बिल्ला आकर वो ले भागा। तब वो भूख से बिलख कर रोने लगा। तब महाराणा ने कहा साथियों, आप ध्यान रखिए उन पंक्तियों को साथियों कविता के रूप में है जो मैं आपको सुनाता हूं कि हरे घासरी रोटी जद वन मिलवरो ले भाग्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हरे घासरी रोटी जद वन मिलवरो ले भाग्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। હું લડ્યો ગણો હું સયો ગણો મેવાડી માન બચાવણ ને, હું રાખી નહીં પાછી રણ में બેયારો खून बहावण ने। पण जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रक्त उतरावे, सुख दुखरो साथी चेत करो सुनती सी हूंक जगा जावे। पण आज बिलक तो देखूं हूं जद राजकुंवर ने रोटी ने, भूलूं क्षत्रिय धर्म ने भूलूं हिंदवाणी चोटी ने।
आ सोच हुई दो टूक तड़क राणारी भीम बजर छाती आंख्या में आंसू भर बोलिया मैं लिखसूं अकबर ने पाती। और जब ही महाराणा प्रताप का पत्र अकबर के पास गया तो अकबर को एक बार तो यकीन नहीं हुआ साथिया और राणा कागज बाँच हुआ अकबर रो सपनो सो साचो पण नैण करियो विश्वास नहीं जब बाँच ने फिर बाँचो। और अकबर ने साथ तुरंत एक कार्य किया। उस समय अकबर के दरबार में महाराणा प्रताप का एक बहुत बड़ा भक्त रहता था जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़ और जिनको पीतल के नाम से जानते हैं। और पीतल को तुरंत बुलाया और कहा कि ये देख हाथरों कागज। उसने कहा मैं बांध लियो है पीतल सुन पिंजरे में जंगली शेर पकड़ वो देख हाथरों कागज है तू देख क्या फिर किया है। मैं आज बादशाह धरती रो मेवाड़ी पाग पगा में है अब बता मने किन रजवत रे रजपूती खून रगा में है। और ज्यों ये पत्र साथिया पीतल जी ने पढ़ा तो एक बार तो उनके पैरों से नीचे से जमीन खिसकी और उन्होंने मनी मन सोचा कि इतिहास में बहुत बड़ी मिस्टेक होने जा रही है यानी कि महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम को आने वाली पीढ़ियां भूल जाएगी चैत्र के बलिदान को भूल जाएगी। इसलिए उन्होंने पुनः महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को जगाने के लिए पंक्तियां लिखी। क्या लिखी वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज सुनी है नाहरियो सायारे सागे सोवेलो मैं आज सुनी है चातकड़ो धरतीरो पानी पीवेलो मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादलरी ओट्या कोरेलो मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकरली जुनिया जीवेलो ओ मारो हिवड़ो कापे है मुचारी मोड़ मरोड़ गई ते लिख भेजो राणा जी आ बात कटा तक घेना सही। और ज्यों ही पीतल जी के अक्षर महाराणा प्रताप ने पढ़ा तो महाराणा प्रताप की आंखें लाल हो गई। उन्होंने कहा पीतल आखर पड़ता ही राणाली आंखें लाल हुई धिक्कार मने में कायर हूं नहरली एक तत्काल हुई हूं भूख मरूं या प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रहे हूं गोर उजाला में भटकूं पण मन में मारी याद रहे हूं रजपूतन रो जायो हूं रजपूती कर्ज चुकाऊं ला शीश पड़े पर पाग नहीं दिल्ली को मान घटाऊंगा पीतल यूं खिलता बादलरी जो रोके सूर्य उगाड़ी ने सिंगारी हाथों से लेवे वह कोक मिली कद श्याली ने और धरती रो पानी पीवे जैसी चातकरी चौच बनी कोनी और कुकरी जुनिया जीवे जैसी हाथीरी बात सुनी कोनी मेवाड़ दगतु अंगारो आंध्या में चमचम चमकेलो राखो थे मूचा एटोड़ी लोहीरी नदी बहादूला मैं अथक लड़ूला अकबर सो उजटो मेवाड़ वसा दूला राणारा आखर पड़ता ही पीतलरी छाती दूनी ही हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबररी दुनिया सुनी ही हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबररी दुनिया सुनी। इस प्रकार साथियों महाराणा प्रताप के सोए हुए स्वाभिमान को जगाया उन्होंने। इस प्रकार की ये पंक्तियां थी। आगे देखिए साथियों महाराणा प्रताप के बारे में यहाँ तक हो गया और जंगलों में किस प्रकार से इन्होंने जीवन व्यतीत किया और किस प्रकार से पीतल जी ने इनके सोए हुए स्वाभिमान को जगाया यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद में साथियों देखिए महाराणा प्रताप के दरबार में एक इनके दरबारी कवि रहते थे साथियों वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके दरबार में दरबारी कवि रहते थे। दरबारी कवि ये क्वेश्चन सारे पिछले कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर पूछ लिया कि महाराणा प्रताप के दरबार में दरबारी कवि कौन थे तो चक्रपाणी मिश्र ये नाम ध्यान रखना चाहते हैं। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि का नाम चक्रपाणी मिश्र और इनकी कुछ पुस्तकें थी जो नाम लिखी है साथ नंबर 1 पर विश्व वल्लभ और नंबर 2 पर लिखे राज तिलक पद्धति और नंबर 3 पर लिखे आप साथियों मुहूर्त मार्तन ये 3 पुस्तकें थी चक्रपाणी मिश्र की विश्व वल्लभ राज तिलक पद्धति और मुहूर्त मार्तन। ये साथियों आप याद कर लेना। उसके बाद में साथियों आपको ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप की समाधि ध्यान रखना साथियों समाधि स्थल और समाधि स्थल साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कहाँ पर है केजर बांध के निकट और है कहाँ पर बारडोली उदयपुर
बारडोली उदयपुर के अंदर, बारडोली उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप का समाधि स्थल है। साथ में महाराणा प्रताप का समाधि स्थल कहां पर है? तो बारडोली उदयपुर के अंदर। और किस बांध के निकट है? तो केजल बांध के निकट है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है साथियों। इसके बाद में देखिए साथियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु को मैंने आपको बता दी थी साथियों, कब हुई थी? 19 फरवरी 1597। 19 फरवरी 1597 और कैसे हुई? धनुष प्रत्यंचा चढ़ाते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज ध्यान रखना। और ये तो कहानी थी साथियों महाराणा प्रताप के बारे में। और उसके बाद में साथियों एक क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्ट के रूप में कि मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, वो भी नोट कीजिए साथियों। मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। उन पुरस्कारों के नाम लिख लीजिए और वो किस क्षेत्र के अंदर दिए जाते हैं। तो नंबर 1 पर लिखिए साथियों महाराणा प्रताप पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है साथियों? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है साथियों आपके ये दिया जाता है साथियों आपके महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। और नंबर 2 पर लिखिए आप साथियों हल्दी घाटी पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। और नंबर 3 पर आप ध्यान रखना साथियों महाराणा प्रताप पुरस्कार, हल्दी घाटी पुरस्कार और हकीम का सूरी पुरस्कार ये दिया जाता है साथियों हिंदू मुस्लिम एकता के क्षेत्र में दिया जाता है। और नंबर 4 पर आपको ध्यान रखना है साथियों पन्ना धाय पुरस्कार। और ये दिया जाता है साथियों बलिदान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पन्ना धाय पुरस्कार। और नंबर 5 पर आपको ध्यान रखना है राणा पुंजा पुरस्कार, और ये दिया जाता है साथियों जनजातीय उत्थान के लिए दिया जाता है। और अंतिम ध्यान रखना साथियों नंबर 6 पर उदय सिंह पुरस्कार, महाराणा उदय सिंह पुरस्कार। और ये दिया जाता है साथियों पर्यावरण के क्षेत्र में। ये ध्यान रखना साथियों मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, महाराणा प्रताप पुरस्कार, हल्दी घाटी पुरस्कार और हकीम का सूरी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पन्ना धाय पुरस्कार, राणा पुंजा पुरस्कार और उदय सिंह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में। ये ध्यान रखना साथियों। तो इस प्रकार साथियों महाराणा प्रताप की कहानी थी और ये आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गई होगी। और इसके बाद में साथियों महाराणा प्रताप को संबंधित कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। हे प्रताप मेवाड़ में तुम्ही समर्थ सनात, धनी धनी तेरे हाथ ये, धनी धनी तेरो मात। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों अंत तक वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।